राष्ट्र और वाद। राष्ट्र एक ऐसा समाज, भौगोलिक क्षेत्र का, जिसमें सब लोग रहने वाले राष्ट्रीय सोच रखते हैं और हमेशा पहल करते हैं कि राष्ट्र जो है एक हो, और जो राष्ट्र को कमज़ोर करता है उससे दूर रहते हैं। ये राष्ट्रवाद से पहले जो है छोटे छोटे राजा रजवाड़ा, महाराज और यूरोप में भी जो है अलग अलग जो है वंश का हुकूमत होता था। जैसे रशिया में बताइए कौन सी डायनेस्टी थी क्रांति से पहले? रोमानोव, जिसका जो बादशाह होता था उसको क्या बोलते थे? जार। जार का नाम सुने होंगे? क्या होता है स्पेलिंग? CSAR होगा जार, या TSAR भी लोग लगाते हैं जार। यूरोप में भी और यहाँ पे भी आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में भी जो है अंग्रेजों से पहले तक जो है बहुत सारे डायनेस्टी या वंश थे। वो सब रहा था डायनेस्टी क्रांति से पहले। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। उससे पहले वहां पे था एक लुई 16वां था। लुई उससे पहले जो है तो उसको क्या कहते थे उस डायनेस्टी को? निरंकुश शासन, एब्सोल्यूटिज्म। तो बहुत तरह का, जैसे ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग था, हर तरह पे जर्मनी में कैसर था। जर्मनी तो नहीं थी, रशिया था। बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में बटा होता था। जैसे मान लीजिए जैसे अभी झारखंड है, उस जमाने में झारखंड में आपका टंडुआ स्टेट, फिर आपका रातू महाराज, फिर इधर आपका जो है केड़ो राजा मेदिनी राय, इस तरह के छोटे छोटे जो आज बहुत सारे जो है इसमें बटा हुआ। तो ये डायनेस्टी होती थी या तो किसी एक जाति की, किसी एक धर्म की, किसी एक फैमिली की। तो ये सब राष्ट्रवाद इनके अंदर नहीं था। तो राष्ट्रवाद का जो होना है वो यही होना है कि विभिन्न ग्रुप में, चाहे वो जबान से बटे हों, चाहे वो संस्कृति से बटे हों, चाहे धर्म से बटे हों, सबको एक सूत्र में फिर होना, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रीय सोच जो है डेवलप होता है। भारत में ही बहुत लंबे समय तक जो है राष्ट्रवादी सोच की कमी थी। यहाँ पर भी जो है अनेक, आप देखें शुरुआत से तो मौर्य डायनेस्टी, फिर गुप्ता डायनेस्टी, फिर तुर्क, अफगान, मंगोल, मुगल, है ना, अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों ने जो है हुकूमत की। तो इससे ये था कि राष्ट्रीय सोच को इस तरह का डेवलप नहीं कर पा रहा। राष्ट्रीय सोच जो डेवलप किया है वो यूरोप में किया। राष्ट्रवाद जो देन है ये यूरोप का देन है, इसलिए हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद को पढ़ के समझ सकते हैं। यूरोप में जो दो बड़ी चीज़ थी जो लोगों को एक करती थी, एक थी जबान, भाषा के हिसाब से। जो फ्रेंच बोलते थे फ्रैंकोफोन, वो फ्रांस का फाउंडेशन की मांग करने लगे कि नहीं, हम लोग जो फ्रेंच बोलने वाले हैं हम लोग को एक होना चाहिए, है ना, हम लोग की अलग बाउंड्री होनी चाहिए। जो जर्मन और प्रशियन बोलते थे वो एक हुए। इसी तरह से एंग्लो सैक्सन जो लोग थे, रोमन कैथोलिक, वो इसकी फाउंडेशन रखे ग्रेट ब्रिटेन की। तो वहाँ एक तो था लैंग्वेज का, दूसरा था रेस का, और तीसरा था क्रिश्चियनिटी के जो दो डिवीजन है। क्या क्या डिवीजन है? ईसाइयत के जो दो पंथ है, देखे होंगे आप लोग, रोमन कैथोलिक है और ये प्रोटेस्टेंट। तो बहुत जगह पर यूरोप में जो है प्रोटेस्टेंट पंथ के हिसाब से भी जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और बहुत जगह जो है रोमन कैथोलिक जो लोग वेटिकन जो पोप को मानते थे एब्सोल्यूट पावर, उनके तरफ से भी जो है राष्ट्रवाद का ये हुआ। इसलिए अभी किताब में लिखा है कि जर्मनी के लोग हैं जो जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बनते जो झंडा उठाने हुए थे उदारवादी उम्मीदों की व्यक्ति थी। जर्मन भाषा रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की इच्छा थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजाशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये यूरोप में जो ये आया है राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है वो जबान के और भाषा के आधार पर हुआ है।
अब इस राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ, वहाँ के लोग जो है अपने आप को एकीकरण कर लिया। आपने पढ़ा होगा फ्रांस का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। तो जर्मनी में सबसे ज्यादा जब हम लोग किसका नाम लेते हैं यूनिफिकेशन जर्मनी में? जर्मनी को इसने एक किया, ऑटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी को एक किया, इसलिए उसको लौह पुरुष भी कहते हैं। और उसकी नीति को हम लोग क्या कहते हैं? कूटनीतिक ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, है ना। इसीलिए भारत में जो है सरदार पटेल को भी हम लोग कहते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने भी जो है जितने 562 या 561 जो राजा और रजवाड़ा थे उनको खत्म करके एक भारत का जो है, नया भारत का जो है ये रखा। तो इनको भी हम लोग लौह पुरुष कहते हैं। तो बेसिकली बिस्मार्क से ही आया है। तो यूरोप जो है उधर जो है अपना जो है एक हो रहा था 18वीं सदी में और 19वीं सदी में। लेकिन इसका जो समकालीन भारत था, भारत की 18वीं शताब्दी जो थी वो बहुत जो है 18वीं शताब्दी में भारत में क्या होता बताइए? बताइए, बैठ जाओ, जान लेंगे, बैठ जाओ। 18वीं शताब्दी में भारत में क्या हो रहा था? तो बता सकता है? 18वीं सदी में भारत में अंग्रेजों का राज कर रहा था। 18वीं सदी में एक तो हुआ कि अंग्रेज आ गए थे और स्थापित हो गए थे यहाँ 1757 में। कहाँ पे कौन सा जंग हुआ था? 23 जून को 1757 1757 को एक ऐसा युद्ध हुआ जो युद्ध के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जो धोखेबाजी और इसके हिसाब से महत्वपूर्ण था, जिससे भारत का बुरा दिन का शुरुआत हुआ, जिसको नवीन चंद्र सेन ने कहा कि भारत के लिए परमानेंट रोने का दिन है आज। कौन सा जंग था? युद्ध 23 जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी। किसके किसके बीच हुआ था बताइए? एक तरफ था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ था अंग्रेज फोर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के नवाब के पास जिसका हिंदुस्तानी फौज का कहते हैं 50,000 लोग थे और रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 500 था। लेकिन मीर जाफर जो है वो जंग होने नहीं दिया और जैसे पहले ही जो है 2-4 घंटे में ही जो है जंग में अंग्रेज लोग पीछे हट गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि ठीक है आप चल जाइए, हम देख लेंगे। उसके बाद फिर जो कलकत्ता में घुसा दिया रॉबर्ट क्लाइव और उसके बाद जो है भारत का इतिहास जो है बदल गया। तो अगर उस वक्त एक्चुअल जंग हो जाता तो 2-4 घंटे में रॉबर्ट क्लाइव भी मारा जाता और सब हिस्ट्री जो है भारत का चेंज हो जाता। बल्कि भारत का ही नहीं, भारत से जुड़ा हुआ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का भी हिस्ट्री चेंज होता। फिर अंग्रेज यहाँ से खदेड़ जाता। जब खदेड़ जाता तो फिर अफ्रीका में भी जो है उसका बेस नहीं बन पाता, इंडिया बेस बन गया। तो ये जो है छोटी सी गलती की वजह से आपका जो है इतना बड़ा जो ये इसीलिए कहा जाता है कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने। तो सुना है, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो ये एक छोटा सा खता, बैठ जाओ, जिसके वजह से चाहिए। 18वीं शताब्दी में भारत में जो है मुगल साम्राज्य का जो है पतन हो रहा था और हर तरफ से जो है बगावत और विरोध जो है शुरू हो रहा था। और इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेज हुकूमत यहाँ पर आ गई 1757 में, जो कि शुरुआत हुआ। और फिर बाद में एक और जंग हुआ था बिहार झारखंड के एरिया में 1764 में। को बताएगा कौन सा जंग? आधुनिक इतिहास है ना भारत का 10th में? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, है ना? कब हुआ था बक्सर का युद्ध? आप लोग डरिए नहीं, निर्भीक होकर जवाब दीजिए। डरने का क्या बात है? डरने की कोई बात नहीं है। तो अंग्रेज का सभी यूरोप के लोगों की कामयाबी का राज जो था उसका राष्ट्रवाद कहा जाता था।
और राष्ट्रवाद जैसे जैसे बढ़ने लगा तो फिर उग्र राष्ट्रवाद पे चला गया, और उसी उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ कि ये लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में यूरोप में तो लोग क्लैश किए ही आपस में, जंग लड़े बहुत सारा, और यूरोप के बाद जो है फिर बाहर भी जो है जंग लड़ने लगा। जैसे बताइए यूरोप के बाहर 2 जगह जंग बताइए, कहाँ कहाँ लड़ा अंग्रेज और फ्रेंच। उग्र राष्ट्रवाद कह सके नहीं, अब हम लोग के लिए यूरोप में जो जगह कम बचा है, अब हम लोग को अपना परिक्षेत्र जो है पावर जो है अपना बढ़ाना चाहिए चारों तरफ। तो 2 महाद्वीप में जंग हुआ, तो बता सकता है? अमेरिका की क्रांति पढ़े तो वो लोकल नहीं, रेड इंडियन नहीं है, या वहां के आदिवासी नहीं, वहां के जो गोरे लोग अश्वेत, उन लोगों ने जो है वहां पे अपना हुकूमत किया और अमेरिका को बताया जो अमेरिका आज तक चल रहा है। 1776 या 73 तो वहां से बताया, अमेरिका बचा वहां से। और एक जगह और जहाँ पे अंग्रेज फ्रेंच में लड़ाई हुई वो है भारत। यहाँ पे आपने पढ़ा है ना, एंग्लो फ्रेंच वार्स, कार्नेटिक वार्स। खैर यहाँ जो है अंग्रेज भारी पड़े, इसलिए भारी पड़े कि 1757 में बंगाल उनके हाथ में आ गए, और नेपोलियन तक जो है भारत आ रहा था, इजिप्ट से आके फिर लौट गए मदद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है। तो सबसे बड़ा कौन आदमी था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जो है फ्रांस का मदद लिया? भारत में कौन था वो जमाने का? एंग्लो मैसूर पर पढ़े, मैसूर का जो ये था सुल्तान टीपू सुल्तान, उसको मदद करने के लिए आया था फ्रांस से नेपोलियन, लेकिन उससे पहले ही उसका हार हो गया, इसलिए भाई नेपोलियन वापस चला गया। तो ये जो है आपका है कि राष्ट्रवाद का क्या क्या असर होता है। इसका इसलिए यही था कि राष्ट्रवाद जो यूरोप में उदय हुआ उसके कारण जो है भारत में हम लोग को स्वाधीनता की बेड़ी में देखा हुआ। अब जब वहां भी बहुत सारा जंग हुआ है यूरोप में भी, तो ये देखते हैं यहाँ पे किताब में क्या, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांस में आप जानते हैं कि 3 नारा था फ्रांस की जो क्रांति थी। क्या क्या नारा है फ्रांस का? फ्रेंच क्रांति का क्या क्या नारा है तो बताएगा? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रांस का जो 3 नारा है आज तक हम लोग उसको पढ़ते हैं, हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। लिबर्टी, आजादी। किस किस चीज की है आजादी प्रियम्बल में? प्रियम्बल के हिंदी क्या होता है? संविधान पढ़े? संविधान नहीं पढ़े? प्रियम्बल प्रस्तावना होता है ना, संविधान की प्रस्तावना। बताइए। कोई बच्चे खड़े होकर बताओ, हम भारत के लोग। नहीं आता किसी को? बोलो हिंदी में, आप बोलो हिंदी में, अंग्रेजी में कराइए। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी, इसका हिंदी बताइए भाई। लिबर्टी का हिंदी क्या होता है? अभिव्यक्ति की आजादी। क्या लिबर्टी क्या होगा? क्या लिखा था इसमें प्रस्तावना में? बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं क्लास नहीं चल रहा है, सिर्फ बातचीत है। किताब का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता नहीं पढ़ा वैसे अपना नहीं से पढ़ा लेते हैं। लिबर्टी बताइए। आजादी, आजादी किस चीज की है भारतीय प्रस्तावना में, संविधान में? बताइए। बताओ यार। अरे जो नहीं आता है वही बोलो, लेकिन बोलो कुछ।
ये है क्या कलर वाला है क्या? आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। हमको इंग्लिश में याद है, लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है शायद, एक बार देखना होगा। हाँ ठीक है, किसी के पास है तो निकालो प्रियम्बल। फेथ एंड वर्शिप, धार्मिक आजादी, बिलीफ, फेथ और थॉट, एक्सप्रेशन, थॉट विचार, भारत में आजादी है, अपना विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन की आजादी, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, अपना बिलीफ, अपना फेथ, अपना आस्था, इसकी भी आजादी है। ये हो गया लिबर्टी। अब है इक्वालिटी, समानता। इक्वालिटी किस चीज का है? समानता का अधिकार मिला है ना। किस चीज में समानता? बोलो। समानता का अधिकार का मतलब है कि हमारे देश में कोई भी लोगों को समान अधिकार देने का प्रस्ताव। इक्वालिटी अब क्या है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है इंग्लिश में। स्टेटस, हम लोग सबका स्टेटस बराबर है, सब भारतीय है। दूसरा है अपॉर्चुनिटी, अवसर, सबको समान अवसर प्रदान करना है। राज्य सरकार, राष्ट्रीय सरकार, जिला प्रशासन जब भी कोई अवसर निकालेगा तो सबको जो है बराबर का अधिकार देता है। आप बोले आगे सर 10 सीट निकला था तो उसमें जो हम गए भरने के लिए, मेरा भाई गया, ये तो बात नहीं हो रहा है। SC ST OBC का वहाँ पे हम देखेंगे सीट रिजर्व है, ऐसा सवाल आता है बहुत सारे लोगों को। तो भारत का इसलिए आपको इतिहास जानना होगा कि अपॉर्चुनिटी सबको बराबर है, लेकिन कुछ हम लोग के ऐसे लोग हैं जो सदियों से जो है वंचित हैं, तो उनको हम लोग जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा मदद करते हैं। अगर इनको मदद नहीं की जाएगा तो ये और पिछड़ते जाएंगे। और क्या फ्रेटर्निटी भी है क्या प्रियम्बल में? फ्रेटर्निटी है प्रियम्बल में, भाईचारावाद, फ्रेटर्निटी भाईचारावाद है। इन्वॉल्विंग इंश्योरिंग इंटीग्रिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसमें 2 शर्त है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, गरिमा, इंसान भारतीय की गरिमा के साथ साथ राष्ट्र की संप्रभुता के अंदर भाईचारा प्रमोट करना, या भाईचारा ऐसे प्रमोट करना है कि मानव की गरिमा और राष्ट्र की संप्रभुता पे कोई आंच नहीं आए। एक और चीज है जस्टिस, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं था, लेकिन जस्टिस जो है न्याय। बताइए किस तरह का न्याय? बोलो बोलिए। आज अगर नहीं बोलोगे तो फिर आगे चल के नहीं बोल पाओगे। ये वक्त है बोलने का, ये वक्त है पूछने का, ये वक्त है सीखने का, समझे? डरने का वक्त नहीं। ये हम लोग के शिक्षा पद्धति की, समाज का ये है कि बड़ा आदमी को देख के हम लोग चुप हो जाते हैं, है ना? लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कूल में जो डर नहीं होना चाहिए। स्कूल में जो है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब में आपको बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। यही भी नहीं पूछे तो कब पूछोगे? न्याय, सोशल, इकोनॉमिक, एंड पॉलिटिकल। देखिए प्रियम्बल में जो है पॉलिटिकल को लास्ट में रखा गया, पहले सोशल रखा गया। सोशल जस्टिस क्या होता है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय किस इसलिए रखा गया कि भारत का जो इतिहास आप लोग पढ़े होंगे और जो जान रहे हैं और आज तक जान रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा वंचित और शोषित और पीड़ित वर्ग है, जिसको आज ही हम लोग जो है बराबर का हक नहीं देते हैं। इसीलिए पहले सामाजिक न्याय की बात है। इकोनॉमिक जस्टिस, कोई मिसाल लीजिए। एग्जाम्पल दीजिए।
आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय डीसी हम हैं तो मान लीजिए कि मेरा सैलरी 1 लाख रुपया है, और कल को कोई महिला आएगी तो उसका सैलरी कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? कितने लोग बोले कम होना चाहिए? कम कितने लोग बोल रहे हैं और ज़्यादा कितने लोग बोल रहे हैं? बराबर कितने लोग बोल रहे हैं? बराबर होना चाहिए। ये हो गया कि लिंक पर कोई ये नहीं चाहिए। आप देखोगे मनरेगा में अक्सर जो ऐसी शिकायत मिलती है कि महिला ठीक है पॉलिटिकल जस्टिस का एग्जाम्पल दीजिए। किसान है, उसका 1 वोट है और हम आगे से बहुत बड़े, मेरा 10 वोट होना चाहिए। सही है? क्यों? ये समानता का अधिकार है। हाँ, सबको एक 1 पर्सन 1 वोट। तो ये हो गया पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये जो भारत का ये है ना प्रस्तावना, जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उद्देश्य है, उद्देश्य बताता है कि भाई हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है? समाज दो विचारों की अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की, वही उसको अंग्रेजी में करेंगे तो बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप हो जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को स्वीकार बंधुता, फ्रेटर्निटी मतलब वही डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड फ्रेटर्निटी। हम लोग अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं अच्छा, इसलिए जो है किया गया है भारत के संविधान में, इसको ये किया गया है। तो इसी में आपका है सत्ता की साझेदारी, दोनों हम मर्ज कर देते हैं, कुछ इधर से कुछ इधर से। ठीक है, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी इसी से आती है, पॉलिटिकल सबको बराबर कराएंगे। ये बताइए कि जब जो लोग पढ़े होंगे इसका डेमोक्रेसी का हिस्ट्री पढ़े होंगे, इवोल्यूशन, ये धीरे धीरे मिला है। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं, एक आदमी एक वोट को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट, एफ से एक वर्ड आता है, लाते हैं डीसी के द्वारा आज यहाँ स्कूल में आकर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और शिक्षा का अच्छा फ्रेंचाइज की दिलाई ताकि यूनिवर्सल एडल्ट सभी बच्चों फ्रेंचाइज को एक अंदर में जो भय है, डर है, उस डर को निकाला जा सके। और बच्चों ने भी काफी बारीकी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले इसमें क्या था, पहले प्रॉपर्टी, जब शुरू हुई डेमोक्रेसी तो बड़े बड़े जो अमेरिका में आपने देखा होगा बोरोस, इसमें इंग्लैंड में, ठीक है, ड्यूक, बोरोस, अर्ल्स एंड ड्यूक्स, इनको जो प्रॉपर्टी होल्डर थे उनको ही जो है वोटिंग करने का राइट। फिर वहाँ के इंडस्ट्रियल जो ओनर्स आए उनको हक मिला। फिर जब है वहाँ के मजदूरों ने आंदोलन किया, जिसको हम कहते हैं क्या, चार्टिस्ट मूवमेंट। चार्टिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ कि भाई हम लोग को भी दीजिए, फिर उनको भी दिया गया 1833 में, लेकिन महिलाओं को बहुत लेट में दिया गया। इसी प्रकार जो है एक एक करके सभी राज्यों में, सभी देशों में यही चला कि पहले प्रॉपर्टी, फिर ये और वो। लेकिन भारत में जो है हम लोगों ने 47 में इसकी शुरुआत की। एक आदमी, चाहे वो पुरुष हो चाहे लिंग ये हो, स्त्रीलिंग हो, एक वोट, सबका एक जो है अधिकार होना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि एक घटना थी, ये आलम हो गया था फ्रांस में कि जब लुई दी 16th की वाइफ, क्या नाम था उसका, उसकी वाइफ का नाम क्या था, पत्नी का, मैरी एंटोनियट। हाँ ठीक है। तो जब लोग वहां पे विरोध कर रहे थे, लोगों ने कहा कि पूछा क्यों आप विरोध कर रहे हैं, तो किसी ने कहा कि इनके पास खाने को चावल नहीं। तो उसने कितनी मासूमियत से कहा, चावल नहीं तो केक खाओ। केक खाओ, चावल नहीं। तो जब उसके घर पे हमला किए
तो लोगों ने नारा दिया कि वी हैव द बेकर केक एंड द बेकर बॉय ऑल्सो, वी हैव द केक्स एंड द बेकर बॉय ऑल्सो, हम लोग अपना लेने आ गए हैं केक। और उसके बाद जो है एक और जेल था वहां पे जहाँ पे हमला किया गया और वहां से कैदियों को निकाला गया। उस जेल का नाम क्या था? बास। अच्छा ये बताइए, भारत में भी क्रांति से पहले एक जेल पे हमला हुआ था, वो जेल कौन सा था? 1857 की क्रांति का आप लोगों ने सुना होगा। तो जेल से कैदी को छुड़ाने का पुराना जो है रिवाज है। मेरठ जेल से कैदी लोग को छुड़ाया गया था सिपाही लोगों ने, बैरकपुर से भी। तो पहले जो है जेल से जो है ना बहुत जो है कैदी को छुड़ाया था, गिरफ्तार उनको हटाया जाता था। ठीक है, फ्रांस की जो क्रांति थी उसमें उदारवादी क्रांति का कहा जाता है, लेकिन बाद में चल के जो उसमें बहुत सारा जो है भय का माहौल रहा। 1 साल तक जो है रेन ऑफ टेरर चला। रॉबस्पियर और इन लोगों ने जो है बहुत जुल्म जाती किया। इसीलिए जब उसका सर कलम हो रहा था मैरी एंटवानेट का, तो उसने कहा नहीं मैडम, एक उसकी और थी मिस्ट्रेस जो नाम हम भूल गए थे, तो उसने कहा था कि लिबर्टी व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड इन योर नेम। आज़ादी के नाम पर जो है बहुत सारे क्राइम जो है कर रहे थे, तो सीधे जो है बिना ट्रायल के बिना समरी के। तो ये भी बहुत मशहूर है कोटेशन कि लिबर्टी व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड इन दाई नेम। आपने वादा किया था कि हम आपको जो है लिबरल देंगे, लिबरलिज्म देंगे, कर देंगे, और आप जो बिना ट्रायल के हम लोगों का सर काट तलब कर रहे हैं। इसी में एक बहुत ही बड़ा केमिस्ट का भी सर कट गया था, जिसके बारे में और साइंटिस्टों ने कहा था कि इट विल टेक अ सेकेंड टू बी हील्ड a head like that, but a century to have a head like that। कौन था वो साइंटिस्ट? केमिस्ट्री पढ़ा है, रसायन शास्त्र, लेवॉइजियर का सर्कलम हुआ था शायद, फ्रेंच रेवोल्यूशन उस पर काम करता था, मोल्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह। तो हम लोग बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं टॉपिक को, हम लोग बात करते हैं कॉन्फिडेंस और